वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। फिर से आप सभी का बच्चों हार्दिक स्वागत है। और अभी हमने आपको पिछले लेक्चर में एरर पढ़ाया था, त्रुटि एरर। उम्मीद है कि उसमें जो हमने आपको डेरिवेशन बताए थे, उसके कॉन्सेप्ट दिए थे, वो आपने तैयार कर लिए होंगे। अगर नहीं तैयार किए हैं तो फिर से एरर वाला पूरा टॉपिक्स आप देखिए और उन डेरिवेशनों को तैयार करेंगे, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तभी जाके आप आईआईटी और नीट वाले के में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कर पाएंगे। फिर भी आज हम उसी एरर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और आगे थ्योरी पढ़ाते हैं। तो उसमें एक टॉपिक लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? तो ये लिखा हुआ है लिस्ट काउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट होता क्या है बच्चों? देखिए, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, मापते हैं, उनको किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापते हैं। जो छोटी डिस्टेंसेस होती हैं, तो इंस्ट्रूमेंट जो भी स्केल होते हैं उनके द्वारा कोई भी डिस्टेंस मेजर करने की एक क्षमता होती है मिनिमम। जैसे होता है ना कि पिछले लेक्चर में हमने आपको डिस्टेंस बताया होगा कि मीटर स्केल कितना मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर्स कितना मेजर कर सकता है मिनिमम, और स्क्रू गेज या जो एस्पेरोमीटर था वो कितना मिनिमम से मिनिमम माप सकता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी मिनिमम वैल्यू को एक्यूरेट मेजर कर सकता है, फिर से ध्यान दें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी मिनिमम वैल्यू को एक्यूरेट मेजर कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट का वो लीस्ट काउंट कहलाता है। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबका ये निश्चित वैल्यू होती है, तो उसी को हम लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है? मिनिमम मेजरिंग वैल्यू बाय इंस्ट्रूमेंट, और कैसे? एकदम प्योरली। तो इसी को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो आप देख लें, तो ये लिखा है लिस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। और अब बात करते हैं अगर एग्जाम्पल्स में, तो आपने स्केल जब पढ़े मीटर स्केल, तो मीटर स्केल में हमने आपको बताया था कि कितना मिनिमम मेजर करता है 10⁻³ मीटर, और उसी को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर। 10⁻³ मीटर को कैलकुलेट किया तो 0.1 सेंटीमीटर। और अगर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जो 0.1 के बाद मेजर करता है उसका 0.01 सेंटीमीटर। और लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज या स्पैरोमीटर कितना? 0.001 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सेंटीमीटर में अगर इसको हम मेजर करते हैं तो अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मेजर करना है तो मीटर स्केल, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर करना है सेंटीमीटर में तो वर्नियर कैलिपर्स, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर करना है तो उसके लिए क्या यूज होता है? स्क्रू गेज। तो आपने अगर जैसे लेबोरेटरी में अगर आप इनको देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कौन सा कौन स्केल है? तो आपने कभी नल खोलने वाले वो बड़े बड़े ऐसे स्केल देखे होंगे, इस टाइप से आते हैं, तो ये इस टाइप से होता है। तो ये मीटर स्केल टाइप का होता है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन लगभग ऐसे होता है। सॉरी, मीटर स्केल नहीं, सॉरी, ये क्या है? वर्नियर कैलिपर्स। मीटर स्केल तो सब जानते ही हैं। और आपने कभी जैक देखा होगा, जैक उसी टाइप की चूड़ी खुलती है, तो ये सिस्टम आपका ऐसे यहाँ पहिया सा होता है, इसमें ये इस टाइप से लगा होता है, ये चूड़ी इस प्रकार से यहाँ की ओर निकलती है। तो इस टाइप का अगर आपको दिखता है तो आपका स्क्रू गेज होता है, और एक ऐसे पैमाने टाइप का होता है वो आपका स्पैरोमीटर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिस्ट काउंट आप पता कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई वैल्यू है, मान लेते हैं हमने कोई लेंथ मेजर की है 2.5 सेंटीमीटर। क्या आप बता सकते हैं कि इसको मेजर करने के लिए हमने किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया होगा? मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज? तो देखिए 0.1 सेंटीमीटर, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है। तो इसको जनरली किससे मेजर किया गया होगा? तो आंसर है मीटर स्केल से। अगर इसका देखा जाए कि इसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, तो एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। यही एब्सोल्यूट इसकी एरर है, या इसी का लीस्ट
काउंट कह सकते हैं, क्योंकि इसको मीटर स्केल से मेजर किया गया है तो उसी का ये लीस्ट काउंट भी बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, L प्लस माइनस डेल्टा L। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि कोई वृत्त जो चौड़ाई होती है ये 2.50, तो किससे मेजर की गई होगी, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, या ये कह लीजिए इसका जो एब्सोल्यूट एरर है, तो पॉइंट के बाद कितने सेंटीमीटर में, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद कौन से 2 डिजिट वाला है, तो ये 0.01 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप किसी भी मेजरमेंट को बता सकते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको मेजर किया गया होगा। और एक चीज़ आपको और बता दें कि जनरली मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने कि पॉइंट के 3 स्थानों तक ही वैल्यू मेजर की जा सकती है, क्योंकि वहीं तक जनरली हम लोग इसका प्योर वैल्यू जानते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 3 है। तो इस प्रकार से अब हम इस पे आधारित कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से इसमें देखें। अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स नहीं खरीदी है बच्चों तो ज़रूर खरीद लें। एनसीईआरटी बुक्स खरीदेंगे तभी आपको उसके एग्जाम्पल्स और थ्योरी आप कुछ उससे मैच करा पाएंगे। तो हमने जो आपको बताए हैं देखें ज़रा। जैसे हमने दिया था एरर ऑफ, जैसे एडिशन में एरर को और सब्सट्रैक्शन में एरर हमने आपको बताई है। सपोज करिए कि किसी एग्जाम्पल 1 मान लीजिए, सपोज करिए कि आपने जो मेजर किया है वो L1 है 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में ही मान लीजिए। और उसका जो L2 है, कोई और लेंथ है रॉड की, वो है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अगर हम कहें इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ, तो क्या करेंगे आप, L इक्वल टू L1 प्लस L2। तो इसको हमने L1 प्लस L2 तो हम आपको बता चुके हैं कि ये ऐड वाले में एरर में कैसे यूज करते हैं। तो आप वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो 20 प्लस 10 कितना, 30, ठीक है, ये L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2। फिर क्या कौन आता है इसका, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी, 0.1 और 0.2 ऐड कर रहे हो ना, तो 0.3, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। अब इसमें अगर आपको चाहिए होती रिलेटिव एरर तो डेल्टा L अपॉन L कर लेते, अब परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 कर लेते। तो इस प्रकार से आपको, ये तो इजी था, इसमें नो प्रॉब्लम। अब देखिए अगले, अगर आपके एनसीईआरटी का ही हम एक एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल 2.8 है, 2.8। इसमें दिया है कि टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज, T1 दिया है आपको 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर दिया है आपको 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कीजिए। देखिए, तो आपको निकालना क्या है, T1 टेम्परेचर दिया है, T2 टेम्परेचर दिया है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। तो मान लेते हैं किस एक बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं एक बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था और अब उसका 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट कर देते ना। तो ऐसे ही इसमें करना है, लेकिन इसमें एरर का ध्यान रखना है आपको, है ना। तो डेल्टा T हमारा क्या होगा, T2 माइनस T1, और ये किसके समान हो गया, सॉरी हाँ, ये डेल्टा T सबसे, ये वैसे हो गया ना, Z इक्वल टू हमने लिया था A माइनस बी, आपको बता चुके हैं ना। हाँ, तो जब Z ये माइनस बी करते हैं तो इसका डेल्टा Z कितना निकला था, ये निकला था डेल्टा A प्लस डेल्टा बी। तो हम आपको क्या बता चुके हैं कि हमेशा भले ही ये माइनस वाला हो, जब इसमें आप एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम के लिए ऐड होता है, वही आपको इसमें ध्यान रखना था। तो T2 माइनस T1, तो वैल्यू में से वैल्यू घटाते हैं, ये करो ना। तो 50 माइनस 20 कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप इसमें से इसको घटाएंगे नहीं, इससे इसको आप सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम डेरिवेशन पढ़ चुके हैं ना, हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना कि नेगेटिव, भले ही नेगेटिव यहाँ हो सकता है लेकिन पॉजिटिव करना है ना एब्सोल्यूट एरर। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये हाँ, तो कितना हो जाएगा, 0.5
तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1.0। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये जाएगा डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लगाइए। तो ये इस टाइप से आपको लगाने। तो हमने आपको एडिशन वाला बता दिया है, सब्सट्रैक्शन वाला बता दिया है। अब आप देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन वाला। तो आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल्स हैं और ये भी आप एग्जाम्पल्स देखते जा रहे हैं। जैसे हम कहें, मान लीजिए करंट आपको दिया है 10 प्लस माइनस 0.5 और ये वैल्यू किस में है एम्पियर। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, सपोज करिए 5 प्लस माइनस 0.2 ओम। और आपसे पूछ रहा है कि वोल्टेज, इसका जो V होता है वो फाइंड करिए। अब आपको फार्मूला इसको नहीं पता, बस पता होगा, हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, नहीं पता है तो फार्मूला ये होता है V = IR। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें हम निकालेंगे एरर। तो रिलेटिव एरर ही आप एक हिसाब से निकालेंगे या परसेंटेज एरर पूछ सकता है, एरर इन V। तो इसका डेरिवेशन बनाते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे बनता है तो आपको ध्यान रखना है, Z = हम A भी बताए थे। इसका क्या हो गया था, डेल्टा Z/Z = डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/V। ये होता मैक्सिमम के लिए। तो क्या होगा इसका डेल्टा V/V = ये हो जाएगा आपका डेल्टा I/I प्लस हो जाएगा, भले ही ये इसमें है लेकिन यहाँ से आप देखें तो प्लस डेल्टा R/R कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो डेल्टा I/I कितना, तो डेल्टा I इसमें कौन है, देखिए ये वैल्यू I प्लस माइनस डेल्टा I, ठीक है ना। तो डेल्टा देखिए वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.5 और ये कितना है इसकी वैल्यू 10 प्लस इसका एब्सोल्यूट एरर 0.2 और वैल्यू इसकी 5। उम्मीद है कि आप इसको डेल्टा V/V कैलकुलेट कर लेंगे। ये इसकी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी। क्लियर। अगर आपको इसी में निकालना होता परसेंटेज एरर तो 100 100 100 कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको निकालना होता कि इस V में इस V का एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर कहाँ है, केवल डेल्टा V होता है। तो ये हो जाता है डेल्टा V = ये आप कैलकुलेट ही कर लेते है ना। तो जो भी कैलकुलेशन आए इसको आप कर सकते हैं। तो 0.05 तो यह जाएगा तो 0.0 और ये, ठीक है। और ये V आप यहाँ ले जाएंगे, इस V की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। V = IR था ना, तो I कितना है 10, R कितना है 5, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू है I वैल्यू R वैल्यू, तो वैल्यू ये है, एब्सोल्यूट एरर ये है, तो कितना होता 50। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका ये आ जाता है। अगर आपको यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना है तो इनिशियली जैसा आपको शुरू में बताया था स्टार्ट में, वहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखिए इसमें उम्मीद है कि आप ये एग्जाम्पल्स क्लियर कर पाएंगे। इसी प्रकार से अब हम आपको दे रहे हैं एक पावर वाला, देख लीजिए आप। अच्छा, एक चीज़ और है, आपका एग्जाम्पल 2.10 एनसीईआरटी का है, पेज नंबर आपका 27 है। अगर ये नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको बता देंगे। बहुत इजी है, आपको बन जाना चाहिए। जैसे एक जो दिया है Z = A⁻P B⁻Q/C/R। तो पूछ रहा है कि इस Z में फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कितनी होगी। तो क्या हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं, क्या हमने आपको ऐसा पढ़ाया है कि Z = A² था तो इसका आया था डेल्टा Z/Z। तो पावर कहाँ जाती है आगे, तो डेल्टा A/A बता चुके हैं ना। तो ऐसे इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो डेल्टा Z/Z पावर है तो P आगे, A का क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर अपॉन वैल्यू, ठीक है। अगला स्टेप मल्टीप्लाई में है, लेकिन मल्टीप्लाई में भले ही किस में आएगा प्लस में, कॉन्सेप्ट दे चुके हैं विद डेरिवेशन। इसमें भी पावर है तो Q आगे
डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये अपॉन में है, लेकिन आप रिलेटिव या मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं, भले ही अपॉन में है तो स्टेप किस में आएगा, फिर से प्लस में, लेकिन इसमें पावर है तो आर और डेल्टा सी अपॉन सी लीजिए। इस प्रकार से डेरिवेशन आपका हो गया। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और आप देखिए तरीका, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मान लीजिए एक नोट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक नोट, इसको आप नोट कर सकते हैं कि अगर डेरिवेशन में मतलब फॉर्मूले के अंदर अगर कोई कांस्टेंट आ गया, जैसे जी, कोई ये कांस्टेंट आ गया के, और आपके नंबर्स वगैरह वगैरह, और पाई ये भी होता है, तो कांस्टेंट और पाई के ये सब आ जाते हैं, तो ये फिक्स वैल्यू है ना, तो दो को तो आप दो को 3 नहीं कह सकते हो ना, 2 है तो 2 ही कहोगे ना, तो जो फिक्स है आप उसको कुछ नहीं कर सकते, तो इनको परसेंटेज नहीं आती है, इसलिए इनको क्या करते हैं, फॉर्मूले में के अंतर्गत आती है तो उनको छोड़ देते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने पढ़ा है कि टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर हम कहेंगे टी में कितनी एब्सोल्यूट एरर, सॉरी टी में कितना आपकी रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर है, तो देखिए टी का क्या लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है। 2 पाई आ गया ना, ये यहाँ से भी 2 कांस्टेंट है, पाई भी है, कांस्टेंट है 3.14, तो इन दोनों को हटा देंगे, बचा कौन, एल, लेकिन एल पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब कितना होता है सभी जानते हैं, अंडर रूट का मतलब 1/2 की पावर है ना, तो एल, लेकिन जी भी आपका इसमें है तो कांस्टेंट है, तो कौन हट गया, 2 पाई हट गया, जी हट गया, बचा कौन, अंडर रूट एल, अंडर रूट, तो इसका मतलब कितनी पावर थी इसके पास, इसकी पावर 1/2, तो कर लीजिए डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 1/2 एल का डेल्टा एल अपॉन एल, जी ऐसे हो गया। लेकिन हाँ, अगर यही चीज समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर जी का ही वैल्यू दिया होता और वो कहता है ऐसा है कि g इक्वल टू, देखिए अगर इसको स्क्वायर करा दें हम, है ना, ये हो गया है, अगर इसको हम स्क्वायर करा दें तो क्या बनता है, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो g इक्वल टू निकलेगा आपका 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ये निकलेगा ना। अब पूछा जाए कि g में कितनी एब्सोल्यूट एरर, g में कितना परसेंटेज एरर है, g की परसेंटेज एरर, तो अब आप यहाँ देखें तो g का डेल्टा g अपॉन जी, परसेंटेज है तो 100। अब ऐसा नहीं कि ये छोड़ देंगे, ये तो क्वांटिटी ही है ना, इसको थोड़ा छोड़ेंगे, यहाँ कहीं आता तो छोड़ते, तो 4 पाई छोड़ देंगे, एल का डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस, भले ही अपॉन में, लेकिन हम डेरिवेशन पढ़ चुके हैं ना, पावर है तो 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब वैल्यू इसमें दी गई होती तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल्स है 2.10, 2.11, 2.12, इस प्रकार से आप इन डेरिवेशनों को लगाइए। अब हम आपको ले चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर। सिग्निफिकेंट फिगर आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ये कंपटीशन में कभी कभी आता है, शॉर्ट नीटेड वगैरह में आ सकता है, आईआईटी में तो कम ही चांस होते हैं। सार्थक अंक हिंदी में कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, ये देखा जाता है कि कोई मेजरमेंट आपने किया, कोई वैल्यू है, उसमें निश्चित अंकों की कितनी संख्या है, उसमें कितने सर्टेन डिजिट है, मतलब निश्चित अंकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। उसमें लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो सदैव डाउटफुल होता है ना, तो इस टाइप से हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। और आपको एग्जाम्पल से इसमें ढेर सारा समझ में आएगा। आपके जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के जो रूल हैं, वो रूल्स हर बुक्स में दिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिए हैं, अदर बुक्स आप यूज करते हो उसमें दिए हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा वो सारे रूल समझा दे रहे हैं, आप इसको अपनी किताब से नोट कर सकते हैं, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है ना। तो इसमें देखें रूल्स, तो पहला रूल्स हमारा कहता है कि सारे नॉन जीरो डिजिट
जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नॉन जीरो समझ में आ रहा ना? हाँ, जैसे ये देखिए 2 3 5 4 कोई वैल्यू है ये, है ना, 2354, मतलब इस प्रकार से जो भी है ये वैल्यू है। तो इसमें कोई भी जीरो डिजिट नहीं है। अगर उसमें जीरो नहीं है तो नॉन जीरो कहलाएंगे, जीरो नहीं है तो नॉन जीरो डिजिट। तो सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो गिन लीजिए 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो सिग्निफिकेंट क्या, एक संख्या किसकी, इन डिजिटों की। ठीक है, ये हो गया। दूसरा रूल्स कि अगर उसके आगे और पीछे मतलब बीच, मतलब अगर बाद में भी नॉन जीरो है और पहले भी नॉन जीरो है, जीरो भले ही बीच में आ जाए, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए हुए सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए ये लिखा है 2 0 0 3 4। हम इसमें कहें कि इस नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट माने गए हैं ना, क्यों? क्योंकि इसके पहले और इसके बाद में नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा ये देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि इस संख्या में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये अगला रूल हो गया कि अगर नॉन जीरो डिजिट के आगे जीरो आ गए हैं, नॉन जीरो मतलब जो संख्या शून्य नहीं है उसको नॉन जीरो कहते हैं। अगर नॉन जीरो डिजिट के आगे जीरो आ गए हैं, अब यहाँ कोई और डिजिट नहीं है, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये, क्यों? क्योंकि ये आगे आ गए। तो कितने बचे, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 1 और ये 2। तो ये भी एक रूल्स हो गया। चौथा रूल्स देख लीजिए, अगर किसी संख्या में पीछे जीरो आ जाए तो क्या करें। जैसे हम कहें कि कोई ये है, जैसे लेंथ मान लीजिए 2 5 0 0 मीटर। अब आपसे कोई पूछता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो समझ लीजिए किसी नॉन जीरो के पीछे अगर जीरो आ गए हैं तो उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। ये देखिए, तो ये जीरो, इस नॉन जीरो के पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचे, केवल ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचे हैं। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और आप ये देख सकते हैं, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 5। तो इसमें फिर से आप लोग देखें एक बार कि अगर ये कोई संख्या है, कोई नंबर है, जैसे ये 2500, ये 2500 लिखा हुआ है। अगर ये 2500 लिखा हुआ है, समझिएगा इसको, और 2500 लिखा हुआ है और इसके पीछे कोई यूनिट नहीं है, अगर यूनिट नहीं है तो ये केवल संख्या है, नंबर है, ठीक है ना। तो इसमें ये पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने जाते हैं। तो इसमें केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 2.500, कितना लिख दिया, 2.500। अगर पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉइंट, दशमलव, पॉइंट आ जाता है तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर गिन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें कंफ्यूजन से बचना है। अगर ये नंबर है 25 तो एक नंबर है, तो इसके पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। कितने हैं, केवल 2 और 5, मतलब 2 हैं। अगर भले ये नंबर हो, भले ये संख्या हो, अगर इसमें पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, तो फिर ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन एक और चीज, अगर यही एक संख्या ना होकर कोई मेजर की गई क्वांटिटी हो, 2500, ये मीटर। चलो कंफ्यूजन आपका हटा देते हैं।
अगर ये आपने मेजर की गई है, मेजर किया है इसको किसी से, ठीक है ना, इसके पीछे यूनिट है, मीटर लगा है, तो ये 0 गिन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। फिर से, अगर ये नंबर है, पीछे कोई यूनिट नहीं है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर ये न संख्या ना होकर कोई क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, पीछे यूनिट है, तो इन 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर मानना है। क्यों? अब देखो, अब इसमें देखिए, हम इसको अगर आगे बढ़ा दें, जैसे हम ये कहें 2500, 2 0 और आ जाएंगे, ये मीटर से कितना हो गया? सेंटीमीटर। तो अब 2 2 4 2 6, अब इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते हैं आप। इसमें आप कितने कहेंगे? जितने पहले कह रहे थे 4, उतने ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या? यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट आ जाते हैं तो सारे 0 पीछे वाले गिन लिए जाते हैं। एक और इसमें चीज समझ लीजिए, अगर ऐसे लिखा हो, फिर से 1.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें आपके 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान देना। अगर ऐसे लिखा हो 0.00230, अब इसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है तो देखिए, भले ये पॉइंट लगा है, लेकिन ये सब 0 नॉन 0 के पहले हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कितने बचे? ये। तो ये 1 2 3, यहाँ पर केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको ढेर सारे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स दे दिए हैं। अब इसमें कुछ और भी रूल्स हैं जो आपको क्लियर करना है। देखिए, अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम क्वांटिटियों को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, या गुणा कर रहे हैं, या भाग दे रहे हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा आंसर आएगा, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखे जाएंगे, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए, तो एक रूल है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिवीजन या भाग दे रहे हैं, या तो आप गुणा करें या भाग दें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखना, हमने लिया कोई ए वैल्यू है, मान लेते हैं 23.50, दूसरा वैल्यू है कोई 1.2, ठीक है, और ये जो भी है, मान लेते हैं मीटर जो भी है। अगर आपको निकालना हो a इंटू बी, ठीक है, तो a इंटू बी, तो इसका क्या करेंगे? 23.50 1.2, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका आएगा 0 12 5 60 0 12 36 42 और 24 4 28, सपोज करिए, जो भी देख लीजिएगा। तो 3 अंक पहले दशमलव ये आएगा, और ये मान लेते हैं मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, सपोज करिए। तो अब हम इसका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे, ये हमें ध्यान देना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे डिवीजन कर रहे हो, तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला संख्या है, उसी में इसका उत्तर रखेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं? ये 2। तो इसका फाइनल आंसर कितने अंकों में होना चाहिए? केवल 2। ये ध्यान रखना है, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे डिवाइड कर रहे हो, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? केवल जो सबसे कम हो, तो सबसे कम 2। तो हम कितना इसमें हटाएंगे? ये हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, तो इसका आंसर कितना होगा? 80 मीटर स्क्वायर। हटाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। इसका थोड़ा सा लेक्चर रह गया है, वो अब आपको आगे मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। आप लाइक करें, शेयर करें।